नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीडीएससी पॉडकास्ट के नहीं, आप सभी का स्वागत है जीडीजी पॉडकास्ट के द वेरी फर्स्ट एपिसोड में। जी हाँ गाइस, नाउ वी हैव बीन प्रमोटेड टू इवन अ लार्जर कम्युनिटी व्हिच इज गूगल डेवलपर ग्रुप्स ऑन कैंपस। एंड यस, दिस इज बिकॉज ऑफ यू गाइस कि आपके एफर्ट्स एंड हार्डवर्क की वजह से आज वी आर अ वेरी लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स एंड अमेजिंग पीपल हु कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस good content and good programs for you people. And today guys, we have with us Mandar, who is a YouTuber with over 700k YouTube family and a great Instagram following. He has been doing YouTube Big Boss reviews for a long period of time now and has a great experience in how to develop a YouTube channel. कुछ टिप्स लेंगे, कुछ एडवाइसेस लेंगे हम उससे, क्या एग्जैक्टली हम कर सकेंगे अपने YouTube के करियर में to grow faster and use some cheat codes to get ahead. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और टुडे वी आर हियर विद आवर वेरी फर्स्ट गेस्ट जिसका नाम है मंदार पटोड़ AKA एक्ट राइटर, जो कि है यूट्यूबर। इनकी यूट्यूब जर्नी चल रही है 7 सालों से। 7 सालों में इन्होंने क्या सीखा है, इनके पास क्या क्या पीसेस ऑफ एडवाइस है हमारे लिए, हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कौन है एक्ट राइटर्स। एक्ट राइटर्स हमारे जैसे ही एक इंजीनियर है जो पास आउट हुए से सिंहगढ़ लोनावला से, बट उसके बाद हाउ डिड ही पाइवट हिज लाइफ टुवर्ड्स यूट्यूब, ये जानेंगे हम एक्ट राइटर्स से आज। तो मैं सबसे पहला तो ये बस सवाल पूछा, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्चुअली मेरा दोस्त भी है। मैं इसके जो यूट्यूब जर्नी है मैंने बहुत क्लोज से देखी है। तो सबसे पहले हमारे बीच में ऐसा एक इसका किस्सा है कि इसने कभी भी अपनी जो डिग्री है इंजीनियरिंग की वो घर पे नहीं लाई। तो लेट्स टॉक अबाउट कि सबसे पहले इंजीनियरिंग की डिग्री घर पे क्यों नहीं लाई। अ, वैसे अभी इंजीनियर तो हूँ, घरवालों ने बोला था कि इंजीनियर बनो, तो इंजीनियर बन चुका हूँ। अब देखो हर चीज़ तो घरवालों के हिसाब से नहीं होती। अब इंजीनियर बना हूँ, डिग्री घर पे लाऊँगा तो जॉब के लिए भेजेंगे, तो फिर जॉब तो नहीं करना था मुझे, तो फिर खुद के लिए कुछ टाइम निकालना था। और लाइफ कैसे ना अभी देखो पहले-पहले ऐसा होता था ना, बहुत लंबे-लंबे जीते थे लोग, जैसे कि 90 साल का हो गया ये आदमी अभी 95 साल जी लिया। अब हम 60 में कब खचक जाएँगे ऊपर समझ नहीं आता। तो ऐसा है कि अगर बहुत कम लाइफ हो गई है, तो उसमें हमको जीना चाहिए, काटनी नहीं चाहिए ज़िंदगी, हमको जीना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जॉब करके मैं 30 साल या 35 साल निकाल लूँ और उसमें मैं पैसा कमा लूँ, उससे कुछ होगा नहीं। तो मैंने सोचा कि जो भी करूँ, वो अपने पसंद से करूँ और डिग्री मेरे पसंद की नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको वहीं पे रखा है पुणे यूनिवर्सिटी में। तो देखते हैं अभी कभी होगा तो जाऊँगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई वक़्त आया नहीं मेरे ऊपर कि मैं जाकर डिग्री लाऊँ और किसी जॉब के लिए जॉइन हो जाऊँ, तो इसलिए। तो सबसे पहली बात तो फिर इंजीनियरिंग चूज ही नहीं करना चाहिए था ना। इंजीनियरिंग क्यों चूज की फिर? 4 साल तो वही चले गए। अब जैसे कि आप इंजीनियर हो और जैसे कि बहुत सारे अभी लड़के जो देखेंगे अपना पॉडकास्ट, तो इंजीनियरिंग के एज में ये समझ में नहीं आता। पहले तो प्रेशर होता है घर वालों का, फिर प्रेशर होता है सोसाइटी का और खुद का तो अलग अंदर वाला प्रेशर रहता है कि भाई मैं कौन हूँ? मैं कर क्या रहा हूँ? इस बंदे की प्लेसमेंट हो गई, पेड़ा देने आया भाई, दिक्कत हमें होती है। अरे इतने कैसे मार्क्स आ गए? अब साइड वाले बंदा जो हम साथ-साथ बैठते थे उसको ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए? बहुत सारी बातें थ्री इडियट्स में दिखाई है। तो वैसी वाली वो चीज़ है और फिर ऐसा है ना कि उस वक़्त हम नहीं डिसाइड कर पाते कि घरवालों की सुने, खुद की सुने या सोसाइटी की लोग जो कर रहे हैं, जो भीड़-भाड़ जहाँ जा रही है वहाँ पे जाए। इस वजह से वो क्लैरिटी नहीं होती और फिर जब क्लैरिटी आ जाती है तो फिर आगे जाके हम अपना सही रास्ता चुन लेते हैं या फिर यूनिवर्स या ये जो दुनिया है ये हमें सही रास्ते पे ला ही देती है। चलो थोड़ी-सी इंजीनियरिंग के सालों की बातें कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, इंजीनियरिंग में आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम आज यूट्यूबर बन चुके हो? क्या चल रहा था? मतलब इंजीनियरिंग लाइफ में तो तुमने इंजीनियरिंग सीरियसली नहीं ली है। राइट। बट तो यूट्यूब मतलब यूट्यूब में इंजीनियरिंग लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा था? देखो इंजीनियरिंग लाइफ का और मेरे यूट्यूब का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब जो भी मैं यूट्यूब पे रिव्यू करता हूँ, वो मेरे कम्युनिकेशन स्किल है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, 1-1 घंटा मैं लाइव करता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल है। तो इंजीनियरिंग में हो या फिर स्कूल में हो, मैंने शुरुआत में क्या किया स्टेज पे मैं गया, मेरा स्टेज डेयरिंग बढ़ा है और सामने जाके कभी मैंने कोई जो बोलते हैं ना स्टोरीज़ वहाँ पे बताई बचपन में। जब बड़ा हो गया तो फिर म एंकरिंग किया, इंजीनियरिंग में एंकरिंग किया। लोगों को एंटरटेन किया, मिमिक्री किया, आवाज़ निकाले, बहुत सारी चीज़ें की। तो उससे स्टेज डेयरिंग बढ़ा और समझ में आया कि यार अंदर कुछ तो है। बात एक ही थी मुझे एक्ट करना है, कैमरा के सामने आके एक्ट करना है, चाहे फिर वो कैसी भी एक्ट हो। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बड़ा रोल मिले, मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, सलमान खान बन जाऊँ, ऐसा नहीं था। बस कोई बड़ा रोल मिले, छोटा रोल मिले, कोई भी रोल एक्टिंग करनी है, कैमरे के सामने आना है, वो शिद्दत थी। तो लोगों के सामने बात करने में बहुत अच्छा लगता था और फिर सोचा
कि ऑडिशन दे दो, ऑडिशन दिया, सब सारी चीज़ें हो गई, कहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था और यूट्यूब एक फ्री प्लेटफ़ॉर्म दिखा, तो सोचा कि उसके सामने आके कुछ कर दूँ और जब चालू किया तो फिर सक्सेस मिल गया। मुझे ना मंदार तुमको अंदर से जानना है। तो तुम एक्चुअली ऐसे क्या करते थे, मतलब लास्ट बेंच पे बैठ के टीचर की मज़े लेते थे या फिर प्रोफ़ेसर की मज़े लेते थे? या फिर क्या, मतलब ऐसे ऐसे एकदम डर-डर के बीच में रहो कि यार ये सर अगर मैं कुछ बोल दूँ तो मेरे मार्क्स काट देंगे। ऐसे भी रहता है ना 2 प्रकार के बच्चे। तो कैसे थे तुम एग्ज़ैक्टली? देखो एक तो मैं जब स्कूल तक था तो बड़ा सिंसियर था क्योंकि मेरे मम्मी-पापा स्कूल में टीचर थे और जो भी मैं स्कूल में करता था, वो डायरेक्टली रिपोर्ट मेरे घर पे ही जाता था। तो बड़ा ओबीडिएंट ऐसा पूरा तेल लगा के एकदम चिपक के वहाँ पे जाता था, ऐसे बैठता था वहाँ पे। लेकिन जैसे इंजीनियरिंग में गया तो इंजीनियरिंग के टीचर और मेरे घर वाले इनका दूर-दूर तक संबंध नहीं। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को चांस है लास्ट बेंच पकड़ने का। भाई पूरा चाहत थी मेरी लास्ट बेंच पकड़ने की। और तो मैं पकड़ने लगा। इंजीनियरिंग का एक किस्सा भी सुनाता हूँ मैं जहाँ पर मुझे एक टीचर ने खड़ा किया था और मुझे डाँट रही थी और बहुत डाँटा मुझे क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था। और डाँटने के बाद मेरी एक दोस्त थी, मुझे पसंद थी वो, तो मैंने उसको मैसेज किया कि यार कहीं और इज़्ज़त गई। ऐसा करके उसको मैंने मैसेज किया, उसने बोला नहीं यार ऐसा किया तो हवा हो जाती है, बहुत इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो फिर मैं उस दिन मैं आई थिंक 6 लेक्चर्स थे टोटल। तो 6 लेक्चर्स के पूरे-पूरे 1 लेक्चर में तो वो डाँट पड़ी थी, लेकिन उसके आगे वाले हर एक लेक्चर में मैंने जानबूझकर कुछ ऐसा किया कि टीचर ने मुझे उठाना चाहिए और फिर मुझे डाँटना चाहिए। टीचर मुझे डाँट रहा है, मैं नीचे मुंडी करके स्माइल कर रहा हूँ और वो मज़ा आ रहा है मुझे कि यार मेरी हवा हो रही है, मुझे हवा हो रही है, ऐसी चीज़ें हैं। तो इंजीनियरिंग में बहुत मज़े किए, इंजीनियरिंग मैंने जिया है। इंजीनियरिंग में मैंने जो 40 आंकड़ा होता था हमारे लिए भाई संजीवनी बूटी था। तो 40 आंकड़े में लगातार 40 सब्जेक्ट टोटल 4 ईयर के, 40 सब्जेक्ट्स में से लगभग 31, 32 सब्जेक्ट्स मेरे 40 पे रहेंगे। सेकंड ईयर के तो 10 में से 9 सब्जेक्ट 40 पे थे। तो हम बड़े मतलब मज़े किए भाई इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियर हुआ हूँ लेकिन इंजीनियर आई थिंक वो बोलते हैं ना भाई तू तुझे यहाँ पे बुलाया नहीं लाया गया है वैसे मुझे पास किया गया है ऐसा है। ये वही है भाई, रेबेल फॉर अ कॉज, जो आप पूरे क्लास को एंटरटेन करता है ना वो बंदा, वो यही था। उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग के बाद अगर आगे बढ़ेंगे, अब इंजीनियरिंग के बाद तो इंजीनियरिंग में बैक तो ओके आईआईटी वगैरह लगे थे। यस यस। आई गेस तुम 2011 में हाँ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, हाँ। बट तुम घर पे आए 2015 में। तो ये 5 साल इंजीनियरिंग कैसे चली? वो ऐसा था ना कि अब देखो बाकी जो बच्चे थे, वो थोड़ा-सा डरते थे टीचर्स से और मेरा ऐसा था अगर इतने अगर कीड़े करेंगे और किसी की नज़र में वहाँ पे अच्छा नहीं है, लड़ ब ब ब जो हमारे एचओडी थे उसने तो ऐसा कॉलर पकड़ के सबके सामने इसका कुछ नहीं होगा लाइफ के अंदर, इतना तक बताया था। तो ऐसी चीज़ें थी, तो इतना बदमाश था मैं। तो चीज़ें ऐसी थी कि भाई इंजीनियरिंग 4 साल में कंप्लीट करनी है। अब लोनावला भाई ठंडे मतलब गुलाबी ठंडी बोलते हैं ऐसे ये था और बड़ा प्लेस पसंद आया मुझे। तो भाई इतने मज़े किए कि 4 साल की इंजीनियरिंग 5 साल लगे। अब समझ में आया होगा जो इंजीनियरिंग को कि वाईडी हुआ था मैं, ईयर डाउन हुआ था वहाँ पे सेकंड ईयर में। जो मतलब वो तो मेहरबानी कर ही रहे थे सब्जेक्ट 40 पे निकाल के, लेकिन फिर भी ना वो उतनी ताकत नहीं मिलती थी वो पेपर्स में। तो इसलिए वहाँ पे सेकंड ईयर को 5 बैक लग गए और वहाँ पे मैं वाईडी हुआ था। एक बार किस्सा ऐसा भी है कि इंजीनियरिंग में ऐसा था ना कि प्रैक्टिकल को अगर ये नहीं करा तो भाई मैं प्रैक्टिकल में फेल कर दूँगा, इस तरीके से टीचर्स बोलते थे। और मेरा ऐसा था ना मेरा विज़न क्लियर था। मुझे इंजीनियरिंग को कुछ करना ही नहीं है, बस मुझे डिग्री लेके घर पे दिखानी है। लेकिन ना मैं फेल होने से नहीं डरता था। तो भाई अगर किसी ने टीचर ने धमकी दिया कि ये नहीं किया तो मैं फेल कर दूँगा, तो फेल कर दो बोलने। मैं डायरेक्ट बोलता था। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं डायरेक्ट बोलता था कि ये हाँ, चलो ठीक है फेल कर दो। एक बार मुझे बाहर निकाला कि बाहर खड़े हो जाओ फाइनल प्रैक्टिकल था इंजीनियरिंग का। तो जैसे मुझे बाहर खड़ा किया तो मेरा अंदर ऐसा ईगो, बहुत अलग ईगो, मुझे बाहर खड़ा किया, मैं वहाँ से हॉस्टल चला गया। टीचर डर गए भाई अपना रिजल्ट कम ये बंदा किधर गया किधर? भाई 2 लड़के मेरे हॉस्टल के रूम में भेजे लेकिन मैं नहीं गया था उस प्रैक्टिकल को और वो प्रैक्टिकल मुझे बैक लगा था। लेकिन मैडम ने वहाँ पे इतनी मतलब ये लगाई कि भाई इसको बुलाना है, लेकिन मैं नहीं गया था। हालाँकि ये गलत ईगो है लेकिन वो अलग ही एज रहता है, खून गरम होता है और कुछ भी कर देते लड़के। ऐसा ऐसा नहीं करना होता है। देखो हाँ, इसके कॉलेज में ऐसा होता था, हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। अभी स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी अगर अभी डायरेक्ट फेल कर देंगे। अगर आप किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को, अगर आप बैक रह रहे हो या फिर फेल हो रहे हो, आईडी हो रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने टीचर को थोड़ा-सा अच्छा कन हाँ, बस
टीचर टीचर अपने अच्छे के लिए बताते हैं सारी चीज़ें और उनको अच्छे से लेना चाहिए। अभी देखो जितने ही टीचर मुझे बहुत सारी मतलब ऐसे डाँटते थे, ये इसका कुछ नहीं होने वाला, वो सब मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उनके कॉल, मैसेज आते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। लेकिन बुरा भी लगता है यार इनको बहुत तकलीफ दिया है मैंने, ऐसा भी होता है। अच्छा, उनका अंदर से अच्छा है बट उसको इंजीनियरिंग पसंद नहीं था, तो उसके शिकार बाकी के लोग। अभी बंदा अच्छा कर रहा है ना, अभी बंदे के 500 के सब्सक्राइबर है, ठीक? उसके बाद में 200 के अब क्लोज़ कर रहा है बंदा। तो पसंद तो करते हैं इसे लोग, ये भी लोगों को पसंद करता है बट इंजीनियरिंग का अलग ही हेट था, तो इसलिए इंजीनियरिंग के जो शिकार बन चुके हैं, उन सबके लिए इससे माफ़ी। आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि अगर आपका यस, सर डोंट ट्राई दिस एट होम। हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम। उसके बाद अगर देखा जाए 2015 से पास आउट हो गए। हुँ, उसके बाद आगम यूट्यूब चैनल तो एक्टर जो है वो हाँ, 2017 में चालू हुआ है हाँ, आई गेस या हाँ, तो सबसे पहले तो वैसे बहुत ही बेसिक वीडियो थे हुँ, एक्टर्स पे कि जैसे एक्टिंग चल रही थी जो उस टाइम पे जो फोकस था वीडियोस का जो वायरल हो रहे थे इंडिया में तो वो थे गली क्रिकेट वीडियोस या हुँ, फिर कुछ ऐसा ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज कर दिया ऐसे कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होते थे तो मंदर ने ऐसा कंटेंट को टैकल करने का ट्राई किया था कि अगर हमने ये कुछ किया कॉपी तो हमारे व्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि उस टाइम तो उतना ही आइडिया आया था कि यार पैसे मिल सकते हैं बट 2017 में तुम ये वाले वीडियोस कर रहे थे। आज 2024 में तुम बिग बॉस के रिव्यू कर रहे हो, बिग बॉस के विनर्स से मिल रहे हो, बिग बॉस के जितने जान-पहचान हो चुकी है, इतने इवेंट आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये जर्नी में पिछली 2014 से 2017 में लेके ऐसा क्या हुआ है कि तुम आज ये कर रहे हो? 2015 में मैं पास आउट हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग से। हाँ, प्रेशर था कि भाई जॉब करें, घर वाले बोले थे जॉब करें, एक लड़की के साथ मेरा प्यार था, तो शादी भी करनी थी और ना उसको जॉब ना मुझे जॉब, तो वो करना ही था, तो कुछ भी करके पैसे कमाने थे। अब एक टाइम ऐसा आया कि मुझे शादी करनी पड़ी क्योंकि वो मेरे से 3 साल बड़ी थी, उसके घर में प्रॉब्लम थे और वो भाई ज़बरदस्ती बाहर ही निकाल रहे थे, तो शादी करनी पड़ी। कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी की मैंने 4 लोगों को लेके गया और शादी की, जैसा भी हुआ, शाहरुख खान को याद किया, शादी की। शादी हो गई लेकिन फिर भी वो पैसे का मामला खत्म नहीं होता ना, अब तो भैया ज़िम्मेदारी दोनों की है हुँ, खुद की एक की नहीं है। भले ही वो मेरे से बड़ी हो, उसके पास 50,000 रुपए थे, लेकिन 50,000 रुपए में कितना दिन निकालेंगे? तो ऐसा करते वक़्त वहाँ पे मैं यूट्यूब शादी से पहले ठीक 1 साल चालू कर दिया था मैंने और वो समय था 2015-16 का आई थिंक 16 का समय था, जिसमें जियो का इंटरनेट शायद आया था। 16-17 के करीब वहाँ पे जियो का इंटरनेट आया था। जब मैं रिचार्ज करता था मेरा तो ऐसा था कि 2 जीबी नेट है, 3 जीबी नेट है और उसको ना बहुत आराम से 2 जीबी, 3 जीबी नहीं, कुछ तो एमबी में नेट होता था और एक वीडियो देखा तो भी बहुत ज़्यादा एमबी जाता था। तो यूट्यूब इंडिया में नहीं देखा जाता था। जियो के बाद यूट्यूब देखने लगे। लेकिन तभी मैंने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब देखने लगे हैं, तो यूट्यूब में कुछ करना चाहिए। तो मैंने जैसे कि आप भी थे, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे तो जिनको लेके मैंने वीडियोज़ बनाए। बाद में बच्चे बड़े बने तो भाई चले गए अपने-अपने रास्ते। फिर मेरे पास वापस से एक चैलेंज था कि अभी क्या करना है? अब मेरे पास तो कोई लड़का है नहीं। फिर मैंने राजनीति के वीडियोज़ बनाए, जब इलेक्शंस था तो भाई जो भी खासदार एमएलए वगैरह थे, उनके पास जाके इंटरव्यूज़ लिए, गाँव में जाके उनकी समस्याएँ वहाँ पे जानी। उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, वहाँ पर भी वायरल हुआ, ऐसा नहीं कि वायरल नहीं हुआ, वहाँ पर वायरल हुआ, बहुत इधर के इलाके में मैं फेमस हो गया। लेकिन फिर प्रेशर आ गया पार्टीज़ की तरफ से, सिंगल एक किसी और एक पार्टी की तरफ से कि इतने पैसे लो लेकिन हमारे वीडियो बनाओ और वो मेरे नीयत को अच्छा नहीं लगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत को गलत ही बोलना चाहिए, तो वो भी छोड़ दिया और फिर वापस रास्ते बंद हो गए, तो फिर मैंने अपना जो रास्ता है बिग बॉस का, वो मेरे वाइफ़ की वजह से चालू किया। उसने बोला कि रिव्यूज़ कर सकते हैं, एक बार ट्राई किया, अच्छे व्यूज़ आए, तो फिर मैं चला गया। लेकिन फिर भी इससे पहले एक छोटी-सी कहानी है जो है गोल्डन प्ले बटन की। तो येस आई थिंक तुझे पता है वो सारी चीज़ें, बढ़िया। तो मतलब अभी मैं बता ही देता हूँ। ब्रीफ कर देता हूँ हाँ, प्ले बटन, हाँ, जो आपको जो पीछे 2 सिल्वर प्ले बटन दिख रहे हैं, ये दोनों आने से पहले यूट्यूब की तरफ से ऑलरेडी एक गोल्डन प्ले बटन आ चुका है। हाँ, बट अब सब लोगों को पता नहीं है कि ये गोल्डन प्ले बटन कहाँ से आया है, क्योंकि ये चैनल तो किसी को पता नहीं है ना, ये 2 चैनल तो सब लोगों को पता है। गोल्डन प्ले बटन वाला चैनल का क्या किस्सा है? सुनते हैं एक बार। हाँ, वही मतलब ये जो 2 बटन्स है, इसके साथ एक और सिल्वर प्ले बटन है और एक गोल्डन प्ले बटन है। एक्चुअल में न्यूज़ राइडर नाम का एक चैनल था और जिस पे मैं वॉइस के वीडियोज़ बनाता था। उसपे बहुत
ज़्यादा व्यूज़ आ गए और लगातार शादी के बाद पहले ही महीने बाद जैसे कि मैंने घर में लक्ष्मी लाई, तो मुझे लक्ष्मी मिल गई और मुझे 53,000 फर्स्ट पेमेंट मिला। उसके बाद पेमेंट मिलता ही चला गया। फिर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया और अचानक एक दिन ऐसा होता है कि चैनल पे 9 स्ट्राइक आ जाते हैं और वो भी बिग बॉस के कंटेंट। बिग बॉस को इतना ज़्यादा हेट किया मैंने उस वक़्त क्योंकि मैंने बिग बॉस की तस्वीरें लगाकर वॉइस में मेरे वीडियोज़ बनाए थे और उस पर मैं बताता था कि ऐसा हुआ है घर के अंदर, अब ये होने वाला है, ये हो सकता है ऐसे और अचानक 9 स्ट्राइक आए क्योंकि उनकी तस्वीरें भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और मेरा चैनल खत्म हो गया। अब 3 स्ट्राइक आए तो चैनल जाता है, 9 स्ट्राइक आए तो सबसे पहले भैया 7 स्ट्राइक को वहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि भैया ये जो 7 स्ट्राइक है फेक है, ये मेरा कंटेंट है। लेकिन एक्चुअल में वो मेरा कंटेंट मेरा वॉइस था, बाकी तो उन्हीं का था। तो चैनल तो जाने ही वाला था, वो चैनल चला गया। वो 2 बस मेमोरीज़ बन गई मेरी वो 2 प्ले बटन इसलिए मैं पीछे नहीं लगा था। नहीं तो भाई अचीवमेंट दिखाने के लिए हम आराम से लगा सकते, लेकिन मैं नहीं लगाता। तो चीज़ें ऐसी हुई और उसके बाद शायद हम बोलते हैं ना कि कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है। तो भैया वो यूनिवर्स से ऐसा लगा कि मुझे मैसेज मिल रहा है कि भाई तू कुछ कुछ कर, तेरी पहचान नहीं है। और फिर मैंने बिग बॉस के वीडियोज़ करना वहाँ पे वो ट्रैक चेंज कर लिया। कि अब खुद कैमरे खुद कैमरे सामने आना है, बस। बट कैसा लगा था जब चैनल गया था तो? बिकॉज़ चैनल ही तुम्हारा पूरा इनकम था। 16 दिसंबर की डेट थी, डेट भी याद है। देखो ऐसा होता है तो डेट याद ही रहती है। 16 दिसंबर की डेट थी, 15 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। एन्जॉय किया, पार्टी वगैरह किया, ये सारी चीज़ें दूसरे दिन दोपहर में ऐसे बाहर चला गया था और जैसे आया देखा तो भाई ये हमारे सामने रखा हुआ था। तो ये बहुत खराब था मतलब ऐसे कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाना जैसे कि और थोड़ा टेंशन लेते तो आँख से आँसू भी निकल आते। लेकिन मैंने खुद को ही समझा है क्योंकि मैं बहुत हर चीज़ को मैं पॉज़िटिव लेता हूँ और उस चीज़ को भी मैंने उस वक़्त पॉज़िटिव ही लिया कि भैया जितने पैसे इस चैनल ने कमा के दिए हैं, वो इनफ़ है हमें 2, 3, 4 साल निकालने के लिए। तो उस इतना टाइम में इनफ़ टाइम है कि मैं कुछ और आगे बड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने वो बहुत पॉज़िटिवली लिया है और अभी जो मैं हुआ हूँ मैं उस चीज़ को वहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि वो नहीं होता तो आज मैं ये ऐसा नहीं होता। इतने ग्रेट। मेरे फैन्स नहीं होते हाँ, लोग मेरे साथ आके सेल्फी नहीं निकालते ऐसा। जो भी हुआ है वो अच्छे के अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। दैट इज़ व्हाट गाइस। आपको एक पॉज़िटिव माइंडसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर वो चैनल चला गया होता, मतलब चला गया है, बट उसने अगर उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिवली अप्रोच किया होता कि यार मेरा चैनल चला गया है, मेरा एक इनकम सोर्स था राइट। जिसमें मैं पूरी फैमिली मेरी चला रहा था, वो अगर चला गया तो दैट वाज़ लाइक 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर्स होते उसके अभी। हाँ, ईज़िली लेकिन आपको उस पता पर तो न्यूज़ सुनते ना आप, है ना? मुझे थोड़ी ना देखते। ऐसा है। एग्ज़ैक्टली हाँ, वही होता। जो पहचान जो बनी वो एक्टरनेस के बाद ही बनी। राइट। तो मतलब यूट्यूब चूज़ करने का ऐसा कोई ये नहीं था क्या? प्लान नहीं था मतलब मुझे यूट्यूब ही करना है, तो उससे पहले क्या प्लान था? अ, कि यूट्यूब यूट्यूब का तो बिल्कुल प्लान नहीं था, लेकिन कैमरे के सामने जाने का प्लान था, एक्टिंग करने का प्लान था। लेकिन अभी यूट्यूब कैसा है यूट्यूब से मुझे 2 चीज़ें मिली जो मेरी मुझे नीड थी। एक नीड थी पैसे की, जो यूट्यूब से मिलने वाले थे। हालाँकि कोई ऐसा बंदा नहीं था मेरे आस-पास कि भई वो कमा रहा है यूट्यूब से, तो भाई तू फुल टाइम यूट्यूब में करियर कर ले, ऐसा तो नहीं था। वो पूरा बिलीव था खुद के अंदर और बाकी जो वीडियोज़ यूट्यूब पे देखता हूँ उसके अंदर, कि भैया इनको मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा। ये इतना ऐसा बात करते थे इससे अच्छा तो मैं कर ही लूँगा। ऐसा करके। और बिग बॉस का भी मैंने एक बंदे का रिव्यू देखा था, मैंने सोचा कि भाई इससे मैं 10 गुना अच्छा कर सकता हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि इसको 50-60 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे को तो आएँगे, आएँगे। और वो कॉन्फिडेंस भी आगे जाके मुझे फ़ायदा देगा। तो दोनों चीज़ें ऐसी कि एक तो पैसा जो मुझे नीड थी मैरिज के बाद और दूसरी चीज़ मतलब मेरा पैशन कैमरे के सामने एक्टिंग करने का। तो यूट्यूब इस दोनों का कॉम्बिनेशन था। एक्टिंग के लिए तो मुझे किसी के पास जाना होता है, डायरेक्टर के पास जाना पड़ता कि भैया इसके घर जाओ, उसको रिक्वेस्ट करो। लेकिन ये तो मेरा खुद का है, मैं कैमरा लगाऊँगा, जो चाहे बात करूँगा, ऐसा है। घर वालों का रिएक्शन कैसा था? जब तुमने यूट्यूब बोला कि मैं यूट्यूब करूँगा इससे बाद? पापा ने तो सपोर्ट किया था। पापा का ऐसा था शुरुआत में कि इससे पैसे मिलेंगे, लेकिन इससे अलावा कुछ और घरवालों का कहना ऐसा था, सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि यूट्यूब इज़ नॉट करियर। यूट्यूब में कौन करियर करता है? क्योंकि भैया वो सोच तो अलग है, वो उनकी सोच मतलब उन्होंने ये स्मार्टफ़ोन हम लोगों ने देखे, उन लोगों के वक़्त तो फ़ोन ही नहीं थे, वो तो टेलीफ़ोन पे थे। तो वो कैसे यूट्यूब को एक्सेप्ट कर लेंगे? लेकिन जब इनको धीरे-धीरे पता चला कि यूट्यूब को चलाती है गूगल और गूगल इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो फिर सबसे बड़ी कंपनी जो मुझे पेमेंट दे रही है, मैं उस कंपनी के अंदर ही काम करता हूँ, एज़ अ एम्प्लॉयी हूँ मैं। मैं काम करता हूँ, मैं दिन में 4 घंटे करूँ, 5 घंटे करूँ, 8 घंटे करूँ, वो मेरा काम है। और उसके बाद शुरुआत में पेमेंट जब आता था तो बोलते थे कि अच्छा ये महीना है, अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने और जब ऐसा चलते रहा 2 साल तक,
कि भैया इसको हर महीने पेमेंट आ रहा है और ये यूट्यूब मतलब एक्चुअल में कुछ है। तो फिर वो सैटिस्फाई हो गए क्योंकि उनको डर था कि कहीं मेरी लाइफ अनसेटल ना हो जाए, यूट्यूब बंद हो गया तो बंदा क्या करेगा? डिग्री भी नहीं लाया है, तो रिस्क है बहुत ज़्यादा। तो उनका ये सही था, लेकिन नहीं, मैं वो 4 दीवारों के बाहर देखना चाहता था, वो बड़े सपने जीना चाहता था, इसलिए मैं वो 40-50 हज़ार से खुश होने वाला नहीं था, ऐसे। कितना टाइम लगा था फर्स्ट पेमेंट आने में? मतलब इससे पहले, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अगर मेरे को 1 महीने में पेमेंट नहीं आ रहा है, तो या फिर एक्चुअली अब तो रील की वज़ह से एक ऐसा है कि मैं हिट क्यों नहीं हो रहा, मैं वायरल क्यों नहीं हो रहा, मेरे को व्यूज़ क्यों नहीं आ रही है? पेमेंट तो बहुत बात की चीज़ है, बट व्यूज़ ही नहीं आते ना स्टार्टिंग में। यस। तो तुमको कितना टाइम लगा था वो फ़ेज़ में जाने के लिए? यूट्यूब एक बड़ी कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन हर जगह होती है, यूट्यूब भी एक बड़ा कॉम्पिटिशन का एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपके साथ बहुत सारे लोग कॉम्पीट करते हैं। आपको दिखते नहीं, लेकिन कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। यूट्यूब की अगर बात की जाए तो ग्रो करने में 1 महीने में भी ग्रो कर सकता है, 1 साल में भी ग्रो कर सकता है। मैंने जब शुरू किया तो मुझे लगभग 1 से डेढ़ साल लगा। अलग-अलग चीज़ें मैंने ढूँढी, अच्छा ये कर सकता हूँ मैं, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। अलग-अलग चीज़ों में मैंने ट्राई किया और फिर एंड में मैं बिग बॉस तक आके रुका हूँ। हालाँकि अभी आगे जाके अलग प्लानिंग्स है, लेकिन अभी बिग बॉस में रुका हूँ जहाँ पर मैं बहुत बड़ा नाम मिला। अब कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं मेरे लाइफ़ का करियर बिग बॉस के रिव्यू में करूँगा। हुँ। ये कोई ऐसा मोटिव नहीं रखेगा। लेकिन बहुत छोटी चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जिसको फ़ोकस अगर किया जाए, मेहनत लगाया जाए, तो बहुत बड़ा बन सकता है। बाकी अगर मुझे अ, आप यूट्यूब के बारे में बोलो तो अगर 100 मान लो कि 100 लोगों ने मुझे पूछा है कि यूट्यूब में मुझे करियर करना है, तो 100 में से 2 लोगों को सक्सेस मिली है, जो मेरे थ्रू यूट्यूब कर रहे हैं। अब ये रेट मेरी हिसाब से नहीं होता, वो उनके कंटेंट के हिसाब से होता है, उनके शिद्दत के हिसाब से होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 वीडियो डालने के बाद अरे 2 ही व्यू आए मुझे, मैं नहीं करूँगा। कुछ लोग ऐसा होता है 15 या 20 वीडियोज़ में थक जाते हैं, कुछ लोग 50 में थक जाते हैं, कुछ लोग 100 में थक जाते हैं। तो वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन-सी रात आपको अचानक व्यूज़ आ जाएँगे और आप वायरल हो जाओगे। बस आपको ये समझना चाहिए कि आप जो भी बना रहे हो, वो वीडियो अगर किसी और का है और आप सामने से देख रहे हो, तो क्या आप वो पूरा देख पाएँगे? ऐसा अगर आपने किया, पॉइंट ऑफ व्यू से अदर हुँ। पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो फिर बड़े बन जाओगे। मतलब मेहनत तो यहाँ भी लगती है। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज़। 1.5 साल तक कोई इनकम ना आना, 1.5 साल तक सिर्फ़ घिस रहे, पता नहीं इनकम आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ़ अपने कंटेंट पे काम कर रहे हैं। दोज़ पेशेंस आर रियली इम्पोर्टेंट। और एक बात अगर बोलूँ मैं, इसका जो पेशेंस था, मतलब हर रोज़ ये रिव्यू करता था। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ वीक में एक ही बार एक वीडियो निकालूँगा, फिर वो पब्लिश करेंगे, देखेंगे फिर अगले हफ्ते क्या हो रहा है। ऐसा नहीं था। हर रोज़ आके कैमरे के सामने बैठना है और बोलते जाना है। भले ही उसे 20 लोग देखें, भले ही उसे 100 लोग देखें, भले ही उसे हज़ारों लोग देखें, उसका काम सिर्फ़ कैमरे के सामने आके बैठना है। ये जो प्यार जो मिला है उसके बाद, दैट इज़ द ओनली फ्रूट ऑफ पेशेंस एंड पेशेंस ओनली। अब आगे बढ़ते हैं हम कि बिग बॉस के जो रिव्यूज़ बनाते हो तुम, दैट इज़ एक्चुअली ना, अगर मैं आपको इसका एक ये शेयर करूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड करके, एडिट करके, फिर बाद में पोस्ट नहीं करता है। ये डायरेक्टली कैमरा चालू करता है, यूट्यूब पे लाइव चला जाता है, एंड फॉर 1 एंड हाफ ऑवर और 1 और 2 आवर समटाइम्स, अगर स्ट्रीम बहुत ही अच्छा चल रहा हो, तो ये कंटिन्यू बोलता रहता है। कैसे ये कंटेंट क्रिएट करते हो? बिकॉज़ यूट्यूब में मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइव में भी एडिट करके हम डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी एडिट करके पोस्ट करते हैं। यहाँ पे तुम कैसे 1 डेढ़ घंटे अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो वर्ल्ड के ऊपर? एक्चुअली चीज़ें ऐसी हैं कि मैं एडिट कर सकता हूँ, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ना मेरे पास मैन पावर नहीं है। मैं खुद अकेला यहाँ पे आता हूँ, ये लैपटॉप पे लगाता हूँ, कैमरा लगाता हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद से करता हूँ। तो प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मैं अगर 1 घंटे का रिव्यू रिकॉर्ड कर लूँगा, जिसमें से मुझे अच्छा फुटेज मिल जाएगा 30 मिनट का। तो 30 मिनट को मैं एडिट करके लगाऊँगा तो मुझे लगभग आधा घंटा या पौन घंटा वहाँ पे एडिट करने को लग जाएगा। फिर उसको रेंडर होने में और ज़्यादा वक़्त लग जाएगा और फिर उसको अपलोड होने में उससे भी ज़्यादा वक़्त लग जाएगा। तो फिर एक रिव्यू अगर 10 से 12 बजे एपिसोड खत्म हो रहा है और 12 बजे मैं ये सारी प्रोसेस चालू कर दूँ, तो मुझे साढ़े 3 या 4 बज जाएँगे वो अपलोड करने में रात के। तो ऐसा शुरुआत में होता था क्योंकि मैं डायरेक्टली कैमरा में बात नहीं कर सकता था लाइव में और फिर मैंने सोचा कि भाई मैं अगर लाइव ही कर दूँ तो फिर सोचा कि लाइव अगर कर दूँ तो मुझे हर एक सेकंड में कुछ ऐसी बात बोलना पड़ेगा जिससे ऑडियंस कनेक्ट रहे। और फिर उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया कि यार मुझे ना ये नहीं करना है, मुझे 4 तक नहीं जागना है क्योंकि ऐसा हुआ था एक सीज़न के अंदर मैं 4 तक जगता था और सुबह 7 में वापस उठता था, 3-3 घंटे मेरी नींद हो गई। उसके बाद अचानक एक सीज़न खत्म होने के बाद 10 दिन बाद मैं जब ब्रश करने गया तो मेरे ना मुँह से खून आ गया। तो मैं इतना डर गया मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि भाई कुछ तो बड़ी इंजरी हुई है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि ये गोलियाँ ले लो, इससे ठीक नहीं हुआ तो सारे टेस्ट हम कर लेंगे।
और फिर उन्होंने गोलियाँ दिया और पहले दिन भी वहाँ पे सेम हो रहा है, दूसरे दिन हो रहा है और तीसरे दिन जो 3 दिन की गोलियाँ थी, तो तीसरे दिन वो खून आना बंद हो गया। तो फिर मुझे समझ में आया फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या करते हो? क्या किस तरीके से शेड्यूल है? तो मैंने बताया, उन्होंने बोला ये हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बॉडी के अंदर और इससे बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो इससे बच के रहना चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे अब मेरी लेवल बढ़ानी चाहिए। मुझे डायरेक्टली कैमरा में ऑन कैमरा बात करनी चाहिए ताकि ये बड़ा टाइम बच जाएगा। तो अभी जैसे होता है ना कि 12 बजे एपिसोड खत्म हो जाए, तो 1 बजे मैं घर पे होता हूँ। तो इतना ये लाइव से होता है और लाइव में बात कर के इतना ज़्यादा अच्छे से बात करने लगा हूँ कि भैया ऑडियंस ऐसे कनेक्ट हो गई ना भाई कब लाइव आ रहे हो? और लाइव में वेट करते हैं लोग अभी, ऐसा होता है। इट्स मतलब लाइव करना इज लाइक एन ऑप्शन। अगर आपके पास वो स्किल हो ना कंटिन्यू बोलने की, तो आप लाइव कर सकते हो, नहीं तो एडिट में आपको बहुत सारी चीजें काटनी पड़ेगी। अब थोड़े से टेक्निकल पार्ट में घुसते हैं हम। अब छोड़ दो ये सब बिग बॉस वगैरह कुछ भी। अब नाउ एज ए यूट्यूबर, तुम्हें क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या जरूरी है? कंटेंट क्रिएशन के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको वो एक आपके अंदर की कला ढूँढनी चाहिए। चाहे फिर वो सिंगिंग, एक्टिंग ये तो नॉर्मल है, लेकिन कला कोई भी हो सकती है। जैसे कि अभी अभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर मैं सिर्फ़ बिग बॉस नहीं लाखों कंटेंट्स ऐसे होंगे जो मैं रिव्यू कर सकता हूँ या फिर मैं उसको अलग तरीके से पेश कर सकता हूँ, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ नहीं कर सकते। अगर किसी कंपनी ने देख लिया भाई इसकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो आपको हायर कर लेंगे उस प्रोडक्ट को वहाँ पे ये करने के लिए। या फिर रेडियो में जा सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे आपके अंदर की स्किल आपको ढूँढनी है, पहचाननी है, अलग-अलग चीज़ें आपको आती है, तो यूट्यूब पे अगर करना है कंटेंट या फिर इंस्टाग्राम पे करना है, तो इससे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इससे ना सोसाइटी को नुकसान ना पहुँचे। जो भी आप कर रहे हो इससे सोसाइटी को नुकसान ना पहुँचे। बिग बॉस को बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं कि बिग बॉस से भाई बच्चे बिगड़ते हैं, ऐसा-वैसा। लेकिन मेरा जो रिव्यू होता है, वो टीवी में लगाकर पूरी फैमिली सामने बैठ के देखती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है ना कि बिग बॉस के अंदर कुछ गलत होता है। तो बिग बॉस को मैं अपने नज़रिए से हर बच्चे को या फिर हर फैमिली को वहाँ पे बताता हूँ। तो भैया हर चीज़ में अच्छा ढूँढना है अपना काम है। हर चीज़ को किस तरीके से पेश करना है अपना काम है। भाई मिट्टी भी बेच सकता है ना जिसके पास ज़ुबान अच्छी हो। तो इस तरीके से वो चीज़ें हैं। तो इन्फ्लुएंसर का काम यही है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि भैया कंटेंट क्रिएशन के लिए या इन्फ्लुएंसर को वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई किसी का नुकसान ना हो, गलत दिमाग ना लगाओ और कंटेंट वहाँ पे बेस्ट दो और जो आपके अंदर खूबी हो उसी चीज़ पर फ़ोकस करके वो लोगों के सामने लाओ। आपको एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। यही हाइलाइट करना चाहता हूँ मैं गाइस कि कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं देखता हूँ कॉलेज में ऐसे कुछ बंदे हैं कि जिनके स्किल्स बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत लोगों से बहुत बढ़िया है, बट दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स कि मतलब मुझे ये आता है, ये बता दो ना, वर्ल्ड को बता दो कि मेरे को ये आता है। अगर मेरे को कुछ प्रोजेक्ट करने को आता है, मतलब आई वांट टू कोड समथिंग, आई कैन मेक अ गेम, आई कैन मेक अ एआई मॉडल और आई कैन मेक एन एआर मॉडल ऑफ समथिंग। तो अगर आप दुनिया को दिखाओगे नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो कैसे आपको दुनिया पहचानेगी? कैसे जानेगी दुनिया कि यार इसको ये आता है? ऐसे ही आप या किसी कॉर्नर में बैठे रहोगे और मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको बोलने दो, उसको कुछ आता नहीं है, बट ये आप किसको बता रहे हो? खुद को ही ना। तो जस्ट ट्राई टू गेट फॉरवर्ड। इंजीनियरिंग के लाइफ में भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो टीचर्स को भी। टीचर्स से भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो आप। क्योंकि दोस्त लोगों को अपने को पता रहता है ना कैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ऐसी ज़रूरत है। मैं यही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा-सा आगे आके करो। मेरे पास नहीं है ऐसे स्किल, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी कोडिंग नहीं आती, तो इसलिए मैं नहीं करता। बट जिनको आती है, प्लीज़ ट्राई टू प्रेज़ेंट देमसेल्व्स ऑन यूट्यूब। मतलब आप कुछ तो लाइफ में कर सकते हो कि स्टार्टिंग में करोगे तो बाद में जाके आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आदमी या लड़का जो भी करने वाला है वो कहाँ पे रुक जाता है कि लोग क्या कहेंगे? और लोगों में अलग-अलग लोग होते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे भुवन बाम बात कर रहा है, फैमिली ने देखा तो क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले लोग फैमिली, दूसरे लोग कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे सोसाइटी के लोगों ने देख लिया यार इसको 10 व्यू आ रहे हैं, ये क्या कर रहा है? तो वो आता है। तीसरा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मैं सामने जाके क्लास में बात करूँ लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है। मैं सामने जाके बात करूँ लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है, तो फिर मैं उसके सामने अगर कुछ गलत हो गया या फिर मुझे उसको प्रपोज़ करना है, मैं कुछ गलत कर दूँ, तो फिर कैसे हो जाएगा? तो ये जो लोग हैं ना, इसमें अलग-अलग कैटेगरी है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसको साइड में रखना है। मैंने मैरेज करते वक़्त लोगों की नहीं सोची मतलब ये नहीं आया दिमाग के अंदर कि भाई लोग क्या कहेंगे? ना यूट्यूब चालू करते वक़्त मुझे पता था कि तब भी हँस रहे थे, बहुत ज़्यादा हँस रहे थे।
और आज वही लोग आके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। तो इस ये बहुत अच्छा लगता है। सक्सेस आपको ही हासिल करना पड़ता है, आपको ही अपना रास्ता चुनना पड़ता है और बस अगर वो एक चीज़ दिमाग से निकाल दें ना लोग क्या कहते हैं, तो बहुत आगे जा बहुत आगे, लोग कुछ नहीं है। यूट्यूब में मैं बहुत पैशनेट हूँ। पैशन से तो काम नहीं चलता है। तो पैशन के अलावा ऐसी और कुछ क्या स्किल्स चाहिए मुझ में कि मैं एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकूँ आगे? सक्सेसफुल करियर बिल्ड करने के लिए देखो पैशन तो होना ज़रूरी ही है, पैशन तो है ही। लेकिन ना हमारा दिमाग को ना बहुत सारी चीज़ें खा लेती है। अगर देखो मेहनत तो भाई ना गधा भी करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो ऐसा नहीं कि भाई मेहनत नहीं कर सकता, एक बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। लेकिन ना हम कम कहाँ पड़ते हैं जहाँ पर माइंड में अलग-अलग चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई सोसाइटी का प्रेशर, इधर-उधर का प्रेशर और ये सारी चीज़ें। बाकी आपको इस वक़्त में वाई-फाई अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, मोबाइल फ़ोन से शूटिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो भैया कोई रोकने वाला है ही नहीं तुमको। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो। तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन वो बस आपको ख़्याल रखना है यूट्यूब छोड़ने के मतलब जैसे मैंने बताया कि मुझे 100 लोगों ने बोला कि मुझे यूट्यूब चालू करना है। उसमें से अगर 95 लोग यूट्यूब इस वज़ह से छोड़ते हैं कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर वो पेशेंस खो देते हैं ना। तो पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूट्यूब केस में। ना केवल यूट्यूब बल्कि इंस्टाग्राम पे भी सेम एल्गोरिदम वर्क करता है और वो जो है ना वो पेशेंस के ऊपर है। अब एक और चीज़ कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम एक एल्गोरिदम पे बेस्ड है। ये कोई आदमी हैंडल नहीं कर रहा। अब हमारे पास होता है दिमाग, एल्गोरिदम के पास दिमाग नहीं है। तो भाई उस एल्गोरिदम को क्रैक कर लो। क्रैक कैसे करना है? अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैं 5 वीडियो बिग बॉस पे डाले, मेरा बिग बॉस पे वीडियो वायरल हो गया और अचानक मैंने इलेक्शन की न्यूज़ डाल दी, तो मुझे उसको व्यूज़ नहीं आएँगे। अब क्यों नहीं आएँगे? क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या करता है कि भाई इसके जो वीडियोज़ देख रहे हैं, वो सारे लोगों ने बिग बॉस कभी ना कभी सर्च किया है। तो उनके नोटिफ़िकेशन के मोबाइल पे ब्राउज़ फीचर में मेरा वीडियो जाएगा। लेकिन मेरा इलेक्शन का वीडियो एल्गोरिदम को समझ में नहीं आएगा कि ये राजनीति का वीडियो किसको भेजना है और वो उन्हीं लोगों को भेजेंगे जो बिग बॉस जिन्होंने सर्च किया है। और फिर वो लोग जब उस वीडियो को क्लिक करके ओपन नहीं करते, तो फिर हमारे व्यूज़ एकदम से डाउन आ जाते हैं। एल्गोरिदम अपने को नीचे भेज देता है। हाँ, एल्गोरिदम नीचे भेज देता है। उसके बाद आपने बोला कि चलो ये एक वीडियो नहीं चला तो हम और 4-5 राजनीति कर लेते हैं। अब 4-5 और वीडियोज़ डाल दिए और फिर आपको ऐसा लगा कि अरे यार! अब जो है ना अब मुझे बिग बॉस ही करना चाहिए, ये राजनीति से कुछ होगा नहीं। वापस से आपने बिग बॉस डाल दिया, आपका बिग बॉस भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप यूट्यूब एल्गोरिदम को पता नहीं कि भाई ये बिग बॉस वालों को तो देख ही नहीं रहे, तो उनको क्यों भेजना है? तो फिर अभी कौन-से ऐसे लोग हैं जो 2-4 लोग जो देखते हैं उनको नोटिफ़िकेशन जाता है। इसलिए मैं बिग बॉस होने के बाद मेरे चैनल के ऊपर दूसरा कोई कंटेंट अपलोड ही नहीं करता, ऐसा है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास दिमाग है, ये ट्रिक है सबको बता रहा हूँ। हमारे पास दिमाग है, जो वेल ट्रेन है, उसका इस्तेमाल करो और यूट्यूब एल्गोरिदम को क्रैक करो। हाउ डू यू ग्रैब पीपल्स अटेंशन? तुमको लोग क्यों देखना चाहते हैं इतनी देर तक? तुम 1-1 घंटे के वीडियोज़ करते हो, उसमें तुम्हारा वॉच टाइम होता है अराउंड लाइक 40-45 मिनट्स जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप करो अब अपने आप को ऑब्ज़र्व कर लो, एक वीडियो अगर आपको पसंद ना आ जाए 8 मिनट का, 30 सेकंड में पसंद ना आ जाए यार चलो हटाओ यार, छोड़ दो। लोग इसका रिव्यू 40 मिनट्स, 45 मिनट्स तक देखते रहते हैं। तो व्हाट इज़ दैट कि हाउ आर यू एबल टू ग्रैब पीपल्स अटेंशन फॉर दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? लोग क्या है ना, लोग सुबह से शाम मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा थकते हैं। थकने के बाद बिग बॉस के बहुत बड़े फैन्स हैं, तो बिग बॉस देखते हैं। बिग बॉस में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, जिससे उनको बहुत तकलीफ होती है, यार मेरा ये फेवरेट कंटेस्टेंट है और उसको ऐसा-ऐसा बोल दिया। और फिर वो उनका एक ही चारा होता है मंदार, मंदार क्या बात करेगा? तो एक तो मैं अगर बिग बॉस के मेकर्स ने कुछ गलत किया या फिर बिग बॉस के घर के अंदर कुछ गलत हुआ, उस पर मैं आवाज़ उठाता हूँ, तो उनको अच्छा लगता है, तो उनको नींद अच्छी आती है। दूसरी चीज़ मैं रियल लाइफ़ में भी कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, जिससे उनको रियल लाइफ़ में भी वहाँ पे फ़ायदा मिला और बिग बॉस से भी इनको बोलता हूँ कि भैया ये ऐसा हुआ है ना, तो रियल लाइफ़ में आपको ये नहीं करना, नहीं तो आपके लाइफ़ में भी ऐसा हो जाएगा। और भाई इन्फ्लुएंसर का काम ही यही है कि हम कुछ ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें बोले जिससे सामने वाला अगर एंटरटेन हो जाए या उनके अंदर से कोई भी इमोशन बाहर निकले, जैसे कि रोना हो, हँसना हो या कोई भी मोटिवेशन हो, तो फिर वो सामने वाला आपका वीडियो नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, नॉर्मल अगर आप कुछ भी करोगे तो नहीं देखेंगे लोग, तो ऐसा इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारे लोग अलग-अलग। फैन थी, जो आई थी हमारे घर के अंदर और उन्होंने आया 2 घंटे वहाँ पे घूमे, वो आए हमें देखने के लिए।
तो उन्होंने मुझे सीक्रेटली एक बात बताई कि मैं मेरे जीवन को खत्म करना चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, ऐसी-ऐसी चीज़ें थी। और उस दिन जो भी वो सारी चीज़ें हो रही थी उसके लाइफ़ के अंदर, उस वक़्त मैं वो बिग बॉस मराठी देखती थी और मेरे रिव्यूज़ देखती थी। और अचानक ऐसा हुआ कि मेरे रिव्यूज़ के अंदर मैंने डिप्रेशन के ऊपर चीज़ें बोली थी और जिसको मैंने बताया कि भाई ये लाइफ़ कैसी है? मतलब ये हमारी धरती कितनी छोटी है, हम कितने छोटे हैं, यूनिवर्स में हमारी धरती मतलब एक सुई के नोक की धूल भी नहीं है, इतनी छोटी है वो। तो इतनी छोटी है तो हमारी प्रॉब्लम्स को कैसा है और हमारी लाइफ़ कितनी इम्पोर्टेंट है, खुद के लिए जीना कितना इम्पोर्टेंट है और वो सारी चीज़ें जब मैंने बताई, तो उसने उसकी लाइफ़ को कुछ अलग तरीके से देखा और उसने वो डिसीज़न चेंज कर लिया और जब उन्होंने घर पे आया मुझे और वो एक गिफ्ट दिया मुझे और उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि इस दुनिया में अगर मैं जीवित हूँ, तो मैं तुम्हारी वजह से हूँ। तो इन्फ्लुएंसर ये तक कर सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई इन्फ्लुएंसर का काम सिर्फ़ वहाँ पे लोगों को फालतू प्रोडक्ट्स फ अलग तरीके से बता के कि अच्छा ये खरीद लो, ऐसा करके गुमराह करना नहीं है, तो इन्फ्लुएंसर से वहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ़ भी बन सकती है, ऐसा है। चलो भाई, तो करियर के बारे में सोच लिया, बट करियर का इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट है कि क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं? मतलब देखो भाई, आईटी में बहुत ज़्यादा पैसा है। हाँ, टीसीएस का 3.5 लाख पर एनम का पैकेज है। क्या बात 3.5 लाख रुपए पर एनम, मतलब है क्या? उसके बाद इन्फोसिस 3.75। है! यूट्यूबर्स का क्या है भाई, यूट्यूबर्स पैसा कम, मतलब अगर मैंने ये करियर चूज़ कर लिया तो मतलब पैसे कमा पाऊँगा मैं? मतलब ऐसा नहीं है ना कि हाँ, अपन मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर लूँगा, हाँ, थोड़े कम पैसे कमा लूँगा। हुँ, ऐसा है कि इसमें कितना बोला 3 पॉइंट 3.5 लाख रुपए पर एनम। पर एनम ध्रुव राठी पता है? ध्रुव राठी, कैरी मिनाटी, हाँ, बीबी के वाइन्स या ये बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। तो इनके महीने की इनकम ध्रुव राठी का जो अगर पूरा बाकी के ब्रांड पकड़ के और यूट्यूब पकड़ के 3 करोड़ के आस-पास जाता है महीने का, पर मंथ। और अगर छोटे स्केल पे आ जाए, तो अभी डायरेक्ट मैं मेरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर आप मेरा एग्ज़ाम्पल ले लो, तो मेरा पर मंथ अभी मेरा टॉप गया है 7 लाख पे और अगर एवरेज किया जाए पूरे साल का, तो भाई ढाई से 3 लाख महीना मेरा चल रहा है, ऐसा है। तो फिर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री लाने में और आईटी में जॉब करने में। लेकिन आपके पास अगर है, आपको अगर अच्छा ऐसा लगता है कि यार मुझे करना चाहिए जॉब तो डू इट मतलब आपकी अगर अच्छा अब मेरा दोस्त है, डॉक्टर है, हुँ, उसको बोलता हूँ यार अपना खुद का एक क्लिनिक डाल दे। अरे नहीं यार कौन क्लिनिक की झंझट लगाएगा? मैं आराम से जाऊँगा गवर्नमेंट में, मैं काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, रात को सोऊँगा। मुझे झंझट नहीं चाहिए, किसी कॉल नहीं चाहिए कि भाई पेशेंट आ गया, आ जाओ, आ जाओ। मैं मेरे टाइम में ड्यूटी करूँगा, सो जाऊँगा। तो ऐसे अगर आपकी चाहत है कि आपको जॉब करना है तो करिए। लेकिन अगर नीड नहीं है और घर के अंदर सब अच्छे से पैसा वगैरह है, तो टाइम लेना, खुद के लिए टाइम लीजिए, ऐसा है। वही है गाइस कि अगर मतलब दिस वाज़ जस्ट फॉर फन पार्ट, हमको भी पता है कि यूट्यूबर्स आर एबल टू अर्न, बट ऐसा आपको मोटिवेट होना है इससे कि आप भी कुछ तो कर सकते हो, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ तो कला छुपी रहती है ना, तो समथिंग प्रॉब्लम क्या है ना, जो बीच वाले लोग हैं ना, वो बीच में ही रहते हैं। हुँ, मैंने आई थिंक जो स्टॉक में मुझे बोला था तब मैं बोला था कि जो गरीब है ना, वो रिस्क लेते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। हुँ, और जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं ना, वो रिस्क लेते हैं क्योंकि उनके पास खोया तो उनको कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। लेकिन बीच वाले जो होता है ना कि भाई हमें सेटल होना है, हमको खोना नहीं है, हमको तो वो रिस्क नहीं लेते और जो रिस्क नहीं लेते हैं वो 80% लोग हैं, वो बीच में ही रहते हैं। ऊपर के 10% ऊपर जाएँगे, गरीब वाले बहुत ऊपर जाएँगे, ऐसा होता है। तो 2 ही लोग अमीर बनते हैं। अभी अगर आपने इंडिया का सर्वे किया, वर्ल्ड का सर्वे किया, तो जिनके पास वो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, जो अभी कुलियन वगैरह होती है बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ या फिर बहुत बड़े-बड़े बंगले, तो उसमें आपको ये एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि उन लोगों ने ना ज़्यादा सीखा नहीं है, ज़्यादा एजुकेशन नहीं लिया है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे क्योंकि उन्होंने लाइफ़ में कुछ तो रिस्क लिया है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है। ऐसा नहीं आप छोड़ दो सब कुछ, लेकिन फ़ोकस करो जो आपके दिल चाहता है उस चीज़ को। आपको टाइम देना चाहिए आपके फ़ेवरेट चीज़ के लिए। तो अच्छा लगा ये पॉडकास्ट, तो एक लास्ट में हम एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। जैसे एक बेसिक, मतलब आपको कुछ-कुछ क्वेश्चन्स लाइक फन पार्ट के लिए हम कुछ क्वेश्चन्स पूछ लेंगे, आपको सिर्फ फास्ट आंसर करना है, सिर्फ बहुत सोचना नहीं उसके बहुत बारे में। फ़ास्ट। लेट्स स्टार्ट। हुँ, हू इज़ योर आइडल? शाहरुख खान, क्यों? इंस्पिरेशन, हू इज़ योर आइडल इन यूट्यूब? कैरी मिनाटी। व्हाट इज़ वन थिंग यू वुड चेंज अबाउट योरसेल्फ? मुझे और अच्छा कम्युनिकेशन करना है। मतलब मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ जो भी मैं बात वो करूँ। सिर्फ इम्प्रूवमेंट है ना, बट हाँ, इज़ देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक चेंज? मतलब मैं बिग बॉस, यस। ओके,
What is the first thing you do after you post your first, मतलब what do you do after posting your video? मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद शाहरुख खान का कोई भी गाना लगाता हूँ और सुनता हूँ और मैं आराम से बैठता हूँ। बस कुछ नहीं करता। What's your favorite song? हम तो दीवाने हुए यार और दूसरा सबसे फ़ेवरेट जब मैं लो फ़ील करता हूँ, जैसे शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि चाँद तारे तोड़ लाऊँ, सारी दुनिया पर मैं छाऊँ, बस इतना सा ख्वाब। If YouTube didn't happen, तुम अभी क्या कर रहे होते? तो भाई जॉब ही करना पड़ता, अभी क्या? अभी ऑडिशन दे-दे के थक जाता, फिर मेरा कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता और फिर मैं बस बेरोज़गार तो नहीं बनता, रोज़गार ल करने के लिए कहीं न कहीं जॉब में जॉइन हो जाता। हाँ। Describe your YouTube journey in one word. अ, वन वर्ड अभी देखो इतना है ना अभी रैपिड फायर में भी वन वर्ड नहीं बता सकता उसका, क्योंकि भाई क्या है मतलब ये एक रोलर कोस्टर राइड। Roller coaster ride. हाँ। If your life were a movie, what would be its name? बहुत सारे पिक्चर देखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ के अंदर लाइफ के ऊपर अगर कोई पिक्चर बने तो वो अलग ही पिक्चर बनेगी। ऐसा कोई किसी से ऐसा ये नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा कि लाइफ क्या है। अ क्या नाम दोगे तुम अपने आप ही बताने के लिए? नहीं सोच सकता ऐसे। सच में क्योंकि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कि कभी कि भाई मेरा ये जो है ना इस अभी क कैसे-कैसे होता है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने जॉब छोड़ दिया और वो आगे चले गए, धोनी अनटोल्ड स्टोरी वो देखा। उसमें से कुछ सीन्स मुझे ऐसा लगा कि भाई ये कर रहा है। जैसे कि उनके पैरेंटिंग जैसे थी, मेरे पैरेंटिंग वैसी ही है कि भाई अब फ़ोकस करियर पे होना चाहिए। शाहरुख खान के लाइफ़ के बारे में बताया तो भाई शाहरुख खान ने भाग के शादी की। भाई तो वो कुछ ऐसा लगा कि यार मैंने शादी की वो वैसा ही है क्या? और मेरा दोस्त का फ़ोन आया था, "भाई तू तो शाहरुख खान के पूरे पैरों में पैर रख रहा है, ऐसे हो रहा है।" तो ये अलग-अलग चीज़ों को ऐसे ना मिक्स मिक्स है पूरा ये। So guys, इसका the only reason he is not able to give answer is he's still making the movie. हाँ, अभी क्या बात पिक्चर बन रही है। क्या आप बात! आपने देखा है वो? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Okay. One show you love other than Big Boss? कपिल शर्मा क्योंकि म हँसता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। हाँ, और मुझे सैड या ऐसे शोज़ पसंद नहीं है। And the last question is कि ये हम सबको भी और खुद को भी actually focus on you कि what is one piece of advice that you would give to your younger self? एडवाइस मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगा देखो हर कोई कहता है कि भैया अपना जो दिल कहता है वो चीज़ें करो और जैसे अगर मैं एंड में एक बताना चाहूँगा कि मेरे लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स ना वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया और आप वो कर पाओ, तो मैं आपको बस एक बात कहना चाहूँगा कि मोबाइल या जो भी चीज़ है इसको आपको साइड में रखना है। जैसे बिग बॉस घर के अंदर कुछ भी नहीं होता है। और दिन में 1 घंटा बस खुद से एक कमरे में बैठो जहाँ पर आपको कम्फर्ट फ़ील हो। आपके बेडरूम हो, आपका कोई भी जगह, गैलरी हो, जहाँ पर भी आप जहाँ पे किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वहाँ पर आपको बैठना है और जो दिमाग में ख़्याल आ रहे हैं ना, आपको अपने से बात करना है। आपने आज कल क्या किया, परसों क्या किया, हर दिन आपको बेहतर कैसे बनना है और ऐसे आप जब बैठोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको ना कुछ चीज़ें मिल रही है यूनिवर्स से। आप उस पर फ़ोकस नहीं कर रहे हो। और आप जब उस पर फ़ोकस करोगे तो आपको एक लाइफ़ का पाथ मिल जाएगा। आपको ऐसा होता है ना कि अचानक 2 मिनट में नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे आपको धीरे-धीरे मिलता चला जाएगा, भाई तू ये कर, ये कर, ये कर। यूनिवर्स आपको मैसेज देगा और आपको लाइफ़ वैसे ही इमेजिन करनी है जैसे आपको चाहिए, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको हासिल हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हासिल की है, चाहे फिर वो स्टूडियो हो या फिर मेरे थार हो या मोबाइल हो, जो कुछ भी हो, सारी चीज़ें मैंने ये 4 से 5 साल में वहाँ पे हासिल की है। लेकिन मेरा बिलीव उतना स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से मैंने हासिल की है। तो बस 1 घंटा खुद के लिए निकालो, खुद से वहाँ पे बात करो। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, गारंटीड मिल जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़े-बड़े लोग जो होते हैं ना, वो खुद से एक अकेले में बैठते हैं, तो Yes. इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ी एडवाइस है। इस पूरे सेशन की बहुत बड़ी एडवाइस Solitude is important, guys. है। ओके मंदार, हुँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस योर टाइम। मतलब आपने आपको जो टाइम दिया है, एटलीस्ट आई गेस नाउ 45 मिनट्स तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। लगभग हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड इट वाज़ लाइक कि किसी बड़े भैया मेरे को एडवाइस दे रहे हो कि क्या अच्छा तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। ऐसा नहीं था कि यार जस्ट लाइक गोइंग इन एनी वे। तो यस, बहुत अच्छा लगा बात करके एंड फॉर यू गाइस टू सम अप दिस वाज़ द जीडीजी's फर्स्ट पॉडकास्ट। तो आप सभी को भी थैंक यू अगर आप इस मोमेंट तक सुन रहे हो तो। दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ यू गाइस। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको एक्ट राइटर्स कौन है पता है और जिनको यूट्यूब में करियर करना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में एंड दैट इज़ अप गाइस, साइनिंग ऑफ मी एंड मंदार।
बाय बाय। थैंक यू। बाय-बाय।